नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस्मत जी की लिखी कहानी बिच्छू फूपी। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वो रहमान भाई के पहले मंजिले की खिड़की में बैठी लंबी लंबी गालियां और कोसने दे रही थी। ये खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनन उसे बंद रखा जाता क्योंकि पर्दे वाली बीबियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई रंडियों के जमादार थे और कोई शादी ब्याह खतना बिस्मिल्लाह की रस्म होती, रहमान भाई ओने पोने उन रंडियों को बुला देते और गरीब के घर में भी वहीद जान, मुश्तरी बाई और अनवरी कहरवा नाच जाती। मगर मोहल्ले टोले की लड़कियां बालियां उनकी नज़र में अपनी सगी माँ बहनें थीं। उनके छोटे भाई बुंदू और गेंदा आए दिन ताक झाक के सिलसिले में सर फुटवल किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नज़रों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी ही में अपनी साली से जोड़ तोड़ कर लिया था। उस यतीम साली का सिवाय उस बहन के और कोई मरा जीता ना था। बहन के यहाँ पड़ी थी, उसके बच्चे पालती, बस दूध पिलाने की कसर थी, बाकी सारा गोमूत वही करती थी। और फिर किसी नकचड़ी ने उसे बहन के बच्चे के मुंह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे बिल्कुल खाला की सूरत पे हैं। घर में रहमान की दुल्हन चाहे बहन की दुर्गत बनाती हो, पर कभी पंचों में इकरार ना किया। यही कहा करती, जो कुंवारी को कहेगा उसके दीदे घुटनों के आगे आएंगे। हाँ, वर की तलाश में हरदम सूखा करती थी, पर उस कीड़े भरे कबाब को वर कहाँ जुड़ता। एक आंख में ये बड़ी कोड़ी सी फली थी, पैर भी एक जरा छोटा था, कूला दबाकर चलती। सारे मोहल्ले से एक अजीब तरह का बाइकआउट हो चुका था। लोग रहमान भाई से काम पड़ता तो धोस जमा कर कह देते, मोहल्ले में रहने की इजाजत दे रखी थी, यही क्या कम इनायत थी। रहमान भाई उसी को अपनी इज्जत अफजाई समझते थे। यही वजह थी कि वो हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठकर तूल तवील गालियां दिया करती थी, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग अब्बा से दबते थे, मजिस्ट्रेट से कौन बैर मोल ले। उस दिन पहली दफ़ा मुझे मालूम हुआ कि हमारी एकलौती सगी फूपी बादशाही खानम है और ये लंबी लंबी गालियां हमारे खानदान को दी जा रही थी। अम्मा का चेहरा फक था और वो अंदर कमरे में सहमी बैठी थी, जैसे बिच्छू फूपी की आवाज़ उन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे 6 माह से इसी तरह बादशाही खानम रहमान भाई की खिड़की में बैठकर हुंकारती। अब्बा मियाँ उनसे जरा सी आड़ लेकर मजे से आराम कुर्सी पर दराज अखबार पढ़ते रहते और मौका महल पर किसी लड़के बाले के जरिए कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फूपी बादशाही फिर शताबियाँ छोड़ने लगती। हम लोग सब खेल कूद पढ़ना लिखना छोड़कर सहन में गुच्छा बनाकर खड़े हो जाते और मुड़ मुड़ कर अपनी प्यारी फूपी के कोसने सुना करते। जिस खिड़की में वो बैठती थी वो उनके तूल तवील जिस्म से लबालब भरी हुई थी। अब्बा मियाँ से इतनी हमशक्ल थी जैसे वही मूछें उतारकर दुपट्टा ओढ़कर बैठ गई हों, और बावजूद कोसने और गालियां सुनने के हम लोग बड़े इत्मीनान से उन्हें ताका करते थे। 5.5 फुट का कद, 4 उंगल चौड़ी कलाई, शेर सा कल्ला, सफ़ेद बगुला बाल, बड़ा सा दाहना, बड़े बड़े दांत, थोड़ी सी भारी, और आवाज़ तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ से एक सुर नीची ही होगी। फूपी बादशाही हमेशा सफ़ेद कपड़े पहना करती। जिस दिन फूफा मसूद अली ने मेहतरानी के संग कुलेले करनी शुरू की, फूफी ने बट्टे से सारी चूड़ियां छनाछन तोड़ डाली, रंगा दुपट्टा उतार दिया
और उस दिन से वो उन्हें मरहूम या मरने वाला कहा करती थी। मेहतरानी को छूने के बाद उन्होंने वो हाथ पैर अपने जिस्म को ना लगने दिए। ये सानिहा जवानी में हुआ था और जब से रंडापा झेल रही थी। हमारे फूफा हमारी अम्मा के चचा भी थे। वैसे तो ना जाने क्या घपला था। मेरे अब्बा मेरी अम्मा के चचा लगते थे और शादी से पहले जब वो छोटी सी थी तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था। और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी मंगनी इसी भयानक देव से होने वाली है तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूफी की पिटारे से अफयून चुरा कर खा ली थी। अफयून ज़्यादा नहीं थी और कुछ दिन लोट पोट कर अच्छी हो गई। उन दिनों अब्बा अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी बीमारी की खबर सुनकर इम्तिहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना, जो अब्बा के फूफी जाद भाई भी थे और बुजुर्ग दोस्त भी, उन्होंने समझा बुझाकर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर वो रहे भूखे प्यासे टहलते रहे। अधखुली आंखों से मेरी अम्मा ने उनका चौड़ा चकला साया पर्दे के पीछे बेकरारी से तड़पते देखा। उमराओ भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। देव की आवाज लरज रही थी। नाना मियाँ खूब हंसे। नहीं बिरादर, खातिर जमा रखो, कुछ ना होगा। उस वक्त मेरी मुन्नी सी मासूम माँ एकदम औरत बन गई थी। उसके दिल से एकदम देवजात इंसान का खौफ निकल गया। जभी तो मेरी फूफी बादशाही कहती थी। मेरी अम्मा जादूगरनी है और उसका तो मेरे भाई से शादी से पहले ताल्लुक होकर पेट गिरा था। मेरी अम्मा अपने जवान बच्चों के सामने जब ये गालियां सुनती तो ऐसे बिसुर बिसुर कर रोती कि हमें उनकी मार फरामोश हो जाती और प्यार आने लगता। मगर ये गालियां सुनकर अब्बा की गंभीर आंखों में परियां नाचने लगती। वो बड़े प्यार से नन्हे भाई के जरिए कहलवाते, क्यों फूफी, आज क्या खाया है? तेरी मैया का कलेजा। इस बेतुके जवाब से फूफी जलकर मरंदा हो जाती। अब्बा फिर जवाब दिलवाते, अरे फूफी, जब ही मुंह में बवासीर हो गई है, जुलाब लो जुलाब। वो मेरे नौजवान भाई की मिचमिचाती लाश पर कव्वों चीलों की दावत देने लगती। उनकी दुल्हन को जो ना जाने बेचारी उस वक्त कहाँ बैठी अपनी ख्याली दूल्हा के इश्क में लरज रही होगी, रंडापे की दुआएं देती और मेरी अम्मा कानों में उंगलियां देकर बुदबुदाती, चल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। फिर अब्बा उकसाते और नन्हे भाई पूछते, फूफी बादशाही, मेहतरानी फूफी का मिजाज तो अच्छा है और हमें डर लगता है कि कहीं फूफी खिड़की में से ना फांद पड़े। अरे जा सपोलिए, मेरे मुंह ना लग, नहीं तो जूती से मुंह मसल दूंगी। ये बुड्ढा अंदर बैठा क्या क्या लोंडों को सिखा रहा है। मुगल बच्चा है तो सामने आकर बात करे। रहमान भाई, ए रहमान भाई, इस बोरानी कुतिया को संख्या क्यों नहीं खिलाते? अब्बा के सिखाने पर नन्हे भाई डरते हुए बोलते। हालांकि उन्हें डरने की कोई जरूरत ना थी, क्योंकि सब जानते थे कि आवाज उनकी है मगर अल्फाज अब्बा मियाँ के हैं। लिहाजा गुनाह नन्हे भाई की जान पर नहीं। मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की फूफी की शान में कुछ कहते हुए उन्हें पसीने आ जाते थे। कितना जमीनों आसमान का फर्क था हमारे ददियाल और ननिहाल वालों में। ननिहाल हकीमों वाली गली में थी और ददिहाल गाड़ीबानों कठड़े में। ननिहाल वाले सलीम चिश्ती के खानदान से थे, जिन्हें मुगल बादशाह ने मुर्शिद का मर्तबा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिंदुस्तान में उसे बसे अरसा गुजर चुका था। रंगतें सवला चुकी थी, नुकोश नर्म पड़ चुके थे, मिजाज ठंडे हो गए थे। ददियाल वाले बाहर से सबसे आखिरी खेप में आने वालों में से थे। जहनी तौर पर अभी तक घोड़ों पर सवार मंजिलें मार रहे थे। खून में लावा दहक रहा था। खड़े खड़े तलवार जैसे नुकुश, लाल फिरंगियों जैसे मुंह, गोरिल्लों जैसे कदो कामत, शेरों जैसी गरजदार आवाजें, शैतीर जैसे हाथ पांव और ननिहाल वाले नाजुक हाथ पैरों वाले शायराना तबीयत के।
धीमी आवाज में बोलने चालने के आदी। ज्यादातर हकीम, आलिम और मौलवी थे। सभी मोहल्ले का नाम हकीमों की गली पर पड़ गया था। कुछ कारोबार में भी हिस्सा लेने लगे थे। शॉल, बाव, जरदोज और अत्तार वगैरह बन चुके थे। हालांकि मेरी ददियाल वाले ऐसे लोगों को कंजड़े कसाई ही कहा करते थे, क्योंकि वो खुद ज़्यादातर फौज में थे। वैसे मार धाड़ का शौक अभी तक नहीं हुआ था। कुश्ती, पहलवानी, तैराकी में नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और पट्टे के हाथों दिखाना और चौसर पचीसी को, जो मेरे ननिहाल के मरगूब तरीन खेल थे, हिजड़ों के खेल समझना। कहते हैं जब आतिश फिशा पहाड़ फटता है तो लावा वादी की गोद में उतर आता है। शायद यही वजह थी कि मेरे ददिहाल वाले ननिहाल वालों की तरफ खुद ब खुद खिंचकर आ गए। ये मेल कब और किसने शुरू किया, सब शजरे में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे। दादियां भी उसी खानदान से ताल्लुक रखती थी, मगर एक छोटी बहन बिन ब्याही थी। ना जाने क्यों कर वो शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्मा के दादा ने मेरे दादा पर कोई जादू कर दिया था कि उन्होंने अपनी बहन बकोल फूपी बादशाही कंजड़ों कसाईयों में दे दी। अपने मरहूम शोहर को गालियां देते वक्त वो हमेशा अपने बाप को कब्र में चैन न मिलने की बद्दुआएं दिया करती, जिन्होंने चुगताई खानदान की मिट्टी पलीत कर दी। मेरी फूफी के 3 भाई थे, मेरे ताया, मेरे अब्बा मियाँ और मेरे चचा। बड़े 2 उनसे बड़े थे और चचा सबसे छोटे थे। 3 भाइयों की एक लाडली बहन हमेशा की नखरीली और तुनक मिजाज थी। वो हमेशा तीनों पर रोब जमाती और लाड करवाती। बिल्कुल लौंडों की तरह पली। शेर सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की भी खासी मशक थी। वैसे तो फैल फाल कर ढेर मालूम होती थी, मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती। सीना था भी 4 औरतों जितना। अब्बा मजाक में अम्मा को छेड़ा करते, बेगम बादशाही से कुश्ती लड़ोगी। उई तौबा मेरी, आलिम फाजिल बाप की बेटी, मेरी अम्मा कान पर कान हाथ धरकर कहती, मगर वो नन्हे भाई से फौरन फूफी को चैलेंज भिजवाते। फूफी, हमारी अम्मा से कुश्ती लड़ोगी? हाँ हाँ, बुला अपनी अम्मी को, आ जाए खम ठोक कर। अरे उल्लू ना बना दूं तो मिर्जा करीम बेग की औलाद नहीं। बाप का नुत्फा है तो बुला मुल्ला जादी को। और मेरी अम्मा अपना लखनऊ का बड़ा पांचों का पजामा समेटकर कोने में दुबक जाती। फूफी बादशाही, दादा मियाँ गवार थे ना, बड़े नाना जान उन्हें आमदनामा पढ़ाया करते थे। हमारे परदादा के दादा जान ने कभी दादा को कुछ पढ़ा दिया होगा। अब्बा मियाँ छेड़ने को बात तोड़ मड़ोड़ कर कहलवाते, अरे वो इस तंजे का ढीला क्या मेरे बाबा को पढ़ाता। मुजाविर कहीं का, हमारे टुकड़ों पर पलता था। ये सलीम चिश्ती और अकबर बादशाह के रिश्ते से हिसाब लगाया जाता। हम लोग यानी चुगताई अकबर बादशाह के खानदान से थे, जिन्होंने मेरी ननिहाल के सलीम चिश्ती को पीरो मुर्शिद कहा था। मगर फूफी कहती, खाक पीरो मुर्शिद की दुम, मुजाविर थे मुजाविर। 3 भाई थे, मगर तीनों से लड़ाई हो चुकी थी और वो गुस्सा होती तो तीनों की धज्जियां बिखेर देती। बड़े भाई बड़े अल्लाह वाले थे, उन्हें हिकारत से फकीर और भिकमंगा कहती। हमारे अब्बा गवर्नमेंट सर्विस में थे, उन्हें गद्दार और अंग्रेजों का गुलाम कहती, क्योंकि मुगल शाही अंग्रेजों ने खत्म कर डाली। वरना आज मरहूम पतली दाल के खाने वाले जोलाहे यानी मेरे फूफा के बजाय वो लाल किले में जेब उन निसा की तरह अर्क गुलाब में गुरसल फरमाकर किसी मुल्क के शहंशाह की मलिका बनी बैठी होती। तीसरे यानी बड़े चचा 10 नंबर के बदमाशों में से थे और सिपाही डरता डरता मजिस्ट्रेट भाई के घर उनकी हाजिरी लेने आया करता था। उन्होंने कई कत्ल किए थे, डाके डाले थे। शराब और रंडीबाजी में अपनी मिसाल आप थे। वो उन्हें डाकू कहा करती थी, जो उनके करियर को देखते हुए कतई फुसफुसा लफ्ज था।
मगर जब वो अपने मरूम शोहर से गुस्सा होती तो कहा करती, मुंह जले, निगोड़ी ना हटी नहीं हूं, 3 भाइयों की इकलौती बहन हूं, उनको खबर हो गई तो दुनिया का ना रहेगा, और कुछ नहीं बस। अरे अगर छोटा सुन ले तो पल भर में अंतड़ियां निकाल दे और हाथ में थमा दे। डाकू है डाकू। अगर उससे बच गया तो मजला मजिस्ट्रेट तुझे जेल की सजा देगा, सारी उम्र चक्कियां पिसवाएगा। और उससे बच गया तो बड़ा जो अल्लाह वाला है, तेरी आकीबत खाक में मिला देगा। देख मुगल बच्ची हूं, तेरी अम्मा की तरह शेखानी फतानी नहीं। मगर मेरे फूफा अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई उन पर रहम खाते हैं और वो बैठे मुस्कुराते रहते, वही मीठी मीठी जहरीली मुस्कुराहट जिसके जरिए से मेरे ननिहाल वाले दधियाल वालों को बरसों से जला रहे हैं। हर ईद बकरी ईद को मेरे अब्बा मियाँ बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फूफी अम्मा के यहाँ कोसने और गालियाँ सुनने जाया करते। वो फौरन पर्दा कर लेती और कोठड़ी में से मेरी जादूगरनी माँ और डाकू मामू को कोसने लगती। नौकर को बुलाकर सिवैयाँ भिजवाती, मगर ये कहती, पड़ोसन ने भेजी है। अरे भाई, इनमें जहर तो नहीं मिला हुआ? अब्बा छेड़ने को कहते और फिर सारी ननिहाल के चिथड़े बिखेरे जाते। सिवैयाँ खाकर ईदी देते जो वो फौरन जमीन पर फेंक देती कि अपने सालों को दो, वही तुम्हारी रोटियों पर पले हैं। और अब्बा चुपचाप चले जाते और वो जानते थे कि फूफी बादशाही वो रुपए घंटों आंखों से लगाकर रोती रहेंगी। भतीजों को वो आड़ में बुलाकर ईदी देती। हराम जादो, अगर अम्मा अब्बा को बतलाया तो बोटियां काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। अम्मा अब्बा को मालूम था कि लड़कों को कितनी ईदी मिली। अगर किसी ईद पर किसी वजह से अब्बा मियाँ ना जा पाते तो पैगाम पर पैगाम आ जाते। नुसरत खानम बेवा हो गई। चलो अच्छा हुआ, मेरा कलेजा ठंडा हुआ। पूरे बुरे पैगाम शाम तक आते ही रहते और फिर वो खुद रहमान भाई के कोठे पर से गालियां बरसाने आ जाती। एक दिन ईद की सेवैयां खाते खाते कुछ गर्मी से जी मालिश करने लगा। अब्बा मियाँ को उल्टी हो गई। लो बादशाही खानम, कहा सुना माफ करना, हम तो चले। अब्बा मियाँ ने कराकर आवाज बनाई और फूफी लश्तम पश्तम पर्दा फेंक छाती कोटती निकल आई। अब्बा को शरारत से हंसता देख उल्टे पांव कोसती लौट गई। तुम आ गई बादशाही, तो मलकुल मौत भी घबरा कर भाग गए, वरना हम तो आज खत्म ही हो जाते। अब्बा ने कहा। ना पूछिए फूफी ने कितने वजनी कोसने दिए। उन्हें खतरे से बाहर देखकर बोली, अरे अल्लाह ने चाहा तो बिजली गिरेगी बिजली, नाली में गिरकर दम तोड़ोगे, कोई मैयत को कांधा देने वाला ना बचेगा। अब्बा चिढ़ाने को उन्हें 2 रुपए भिजवा देते। भाई हमारी खानदानी डोमनियां गाली दे दें तो उन्हें बेल तो मिलनी ही चाहिए। और फूफी बौखलाहट में कह जाती, बेल दे अपनी अम्मा बहिनिया को। और फिर फौरन अपना मुंह पीटने लगती। खुद ही कहती, ए बादशाही बंदी, तेरे मुंह को कालिक लगे, अपनी मैयत आप पीट रही है। फूफी को असल में भाई से ही बैर था, बस उनके नाम पर आग लग जाती। वैसे कहीं अब्बा के बगैर अम्मा नजर आ जाती तो गले लगाकर प्यार करती, प्यार से नछो नछो कहती, अरे बच्चे तो अच्छे हैं। वो बिल्कुल भूल जाती कि ये बच्चे उसी बदजात भाई के हैं जिसे वो अजल से अबद तक कोसती रहेगी। अम्मा उनकी भतीजी भी थी। भाई किस कदर घपला था मेरी ददीहाल ननिहाल में। एक रिश्ते से मैं अपनी अम्मा की बहन भी लगती थी। इस तरह मेरे अब्बा मेरे दूल्हा भाई भी होते थे। मेरी ददीहाल को ननिहाल वालों ने क्या क्या गम ना दिए। गजब तो जब हुआ जब मेरी फूफी की बेटी मसर्रत खानम जाफर मामू को दिल दे बैठी। हुआ ये कि मेरी अम्मा की दादी यानी अब्बा की फूफी जब लब्बेदम हुई तो दोनों तरफ के लोग तीमारदारी को पहुंचे। मेरे मामू भी अपनी दादी को देखने गए। मसर्रत खानम भी अपनी अम्मा के साथ उनकी फूफी देखने आई। बादशाही फूफी को कुछ डर खौफ तो था नहीं,
वो जानती थी कि मेरे ननिहाल वालों की तरफ से उन्होंने अपनी औलाद के दिल में इत्मीनान बख्श हद तक नफरत भर दी है। और 15 बरस की मसर्रत खानम का भी सीन ही क्या था। अम्मा के कूले से लगकर सोती थी, उन्हें तो दूध पीती ही लगती थी। फिर जब मेरे मामू ने अपनी करंजी शरबत भरी आंखों से मसर्रत जहां के लचकदार सरापे को देखा तो वहीं की वहीं जमकर रह गईं। दिन भर बड़े बूढ़े तीमारदारी करके थक कर सो जाते तो ये फरमादार बच्चे सिरहाने बैठे मरीजा पर कम, एक दूसरे पर ज्यादा निगाह रखते। जब मसर्रत जहां बर्फ में तर कपड़ा बीबी के माथे पर बदलने को हाथ बढ़ाती तो जफर मामू का हाथ वहां पहले से मौजूद होता। दूसरे दिन बड़ी बी ने पट से आंखें खोल दी। लरसती कांपती गांव तकिए के सहारे बैठी। उठते ही सारे खानदान के जिम्मेदार लोगों को तलब किया। जब सब जमा हो गए तो हुक्म हुआ, काजी को बुलवाओ। लोग परेशान कि बुढ़िया काजी को क्यों बुला रही है, क्या आखिरी वक्त सुहाग रचाएगी, किसको दम मारने की हिम्मत थी। अरे इन दोनों का निकाह पढ़ाओ। लोग चकराए, किन दोनों का। मगर इधर मसर्रत जहां पट से बेहोश होकर गिरी, उधर जफर मामू बौखलाकर बाहर चले। चोर पकड़े गए, निकाह हो गया। बादशाही फूफी सन्नाटे में रह गई। हालांकि कोई खतरनाक बात ना हुई थी, दोनों ने सिर्फ हाथ पकड़े थे, मगर बड़ी बी के लिए बस यही हद थी। और फिर जो बादशाही फूफी को दौरा पड़ा है तो बस घोड़े और तलवार के बगैर उन्होंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। खड़े खड़े बेटी दामाद को निकाल दिया। मजबूरन अब्बा मियाँ दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले आए। अम्मा तो चांसी भाभी को देखकर निहाल हो गई। बड़ी धूमधाम से वलीमा किया। बादशाही फूफी ने उस दिन से फूफी का मुंह नहीं देखा। भाई से पर्दा कर लिया। मियाँ से पहले ही नचाकी थी, दुनिया से मुंह फेर लिया। और एक जहर था कि उनके दिलो दिमाग पर चढ़ता ही गया। जिंदगी सांप के फन की तरह डसने लगी। आय हाय, बुढ़िया ने पोते के लिए मेरी बच्ची को फंसाने के लिए मकर गांठा था। वो बराबर यही कहे जाती, क्योंकि वाकई वो उसके बाद 20 साल तक और जी। कौन जाने ठीक ही कहती हो फूफी। मरते दम तक बहन भाई में मेल ना हुआ। जब अब्बा मियाँ का फालिज का चौथा हमला हुआ और बिल्कुल ही वक्त आ गया तो उन्होंने फूफी बादशाही को कहला भेजा, बादशाही खानम, हमारा आखिरी वक्त है, दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ। ना जाने उस पैगाम में क्या तीर छिपे थे। भैया ने फेंके और बहनिया के दिल में तराजू हो गए। हलहलाती, छाती कूटती, सफ़ेद पहाड़ की तरह भूचाल लाती हुई बादशाही खानम उस ड्योढ़ी पर उतरी जहां अब तक उन्होंने कदम नहीं रखा था। लो बादशाही, तुम्हारी दुआ पूरी हो रही है। अब्बा मियाँ तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें अब भी जवान थी। फूफी बादशाही बावजूद बालों के वही मुन्नी सी बिच्छू लग रही थी जो बचपन में भाइयों से मचलकर बात मनवा लिया करती थी। उनकी शेर जैसी खुर्राट आंखें एक मेमने की मासूम आंखों की तरह सहमी हुई थी। बड़े बड़े आंसू उनके संगमरमर की चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे। हमें कोसो बिच्छू भी, अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्मा ने सिसकते हुए बादशाही खानम से कोसने की भीख मांगी। या अल्लाह, या अल्लाह, उन्होंने गरजना चाहा मगर कांप कर रह गई। या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को दे दे। या मौला, अपने रसूल का सदका। वो उस बच्चे की तरह झुंझलाकर रो पड़ी जिसे सबक याद ना हो। सबके मुंह फक हो गए। अम्मा के पैरों का दम निकल गया। या खुदा, आज बिच्छू फूफी के मुंह से भाई के लिए एक कोसनाना निकला। सिर्फ अब्बा मियाँ मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते। वो माँ के दूध में डूबे हुए होते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।